Hello guys, so today we will be learning about common terminologies that we will be using in our daily job जिसके साथ हमें इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी डील करना होगा ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो हमें डे टू डे एक्टिविटी में हेल्पफुल रहेंगी। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आती है डेट ऑफ इंजरी, डेट ऑफ एक्सीडेंट और डेट ऑफ लॉस। तीनों का एक ही मतलब है, तीनों का एक ही मीनिंग है। इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव आपसे डेट ऑफ लॉस भी बोल सकते हैं, डेट ऑफ एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, डेट ऑफ इंजरी वर्ड भी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, जिस दिन पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है उसी डेट को हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ इंजरी हम उसे बोलते हैं। Okay, so basically the date of the day on which patient met with an accident, that is known as date of injury, date of accident or date of loss. This is the date when patient got injured on the job. Date of injury is needed in order to get the injury or accident reported to the insurance company, and moreover it will be used for the future communication. Okay, तो देखिए जिस दिन पेशेंट का एक्सीडेंट होता है उसी उसी दिन की डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ इंजरी। मोर ओवर, जब हम इंश्योरेंस कंपनी को या फिर एम्प्लॉयर के एंड से इंश्योरेंस कंपनी को कॉल की जाती है उसके एम्प्लॉय के लिए क्लेम जनरेट करने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम जनरेट करेगी, लेकिन किस डेट ऑफ एक्सीडेंट के लिए करेगी, जिस दिन पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है। तो एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी डेट ऑफ एक्सीडेंट पूछती है, एम्प्लॉयर से मालूम करती है कि पेशेंट का एक्सीडेंट किस दिन हुआ है, तो वही डेट जिस दिन पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ होता है उसी डेट के अकॉर्डिंग एक क्लेम जनरेट किया जाता है। ठीक है, so date of injury, date of accident and date of loss is same thing, and it is the date of the day on which patient met with an accident. All right, एनएफ बिलर में आपको डेट ऑफ एक्सीडेंट कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, इस जगह। ठीक है, एनएफ बिलर में आपको डेट ऑफ एक्सीडेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो जब कभी भी आपसे इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव ओवर द कॉल डेट ऑफ एक्सीडेंट पूछते हैं, तो आप एनएफ बिलर में यहाँ पर देख करके बता सकते हैं डेट योर डेट ऑफ इंजरी इज 4/3 of 2023. इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो एंड क्लेम। ओके, injured body part. Okay, so next terminology is injured body part. It is the injured body part which got injured in the accident. ठीक है, it means the body part which got injured during the injury on job or road accident. Through this, insurance company will register the injury in their records. Okay, सो इंजर्ड बॉडी पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लेम का। ठीक है, जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में चोट लगती है उसी बॉडी पार्ट के लिए क्लेम जनरेट किया जाता है और उसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है। ओके, सो जब कभी भी एम्प्लॉयर के एंड से कॉल की जाती है क्लेम जनरेट करवाने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछती हैं, जिसमें पेशेंट का नेम होता है, डेट ऑफ एक्सीडेंट होती है और इंजर्ड बॉडी पार्ट भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको राइट शोल्डर में या किसी पेशेंट को राइट शोल्डर में चोट लगी है, उसकी इंजरी राइट शोल्डर में है, तो राइट शोल्डर के लिए ही क्लेम जनरेट किया जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी उसी बॉडी पार्ट के लिए पेमेंट करेगी। ठीक है, तो अगर आप राइट शोल्डर के साथ साथ लेफ्ट शोल्डर का भी ट्रीटमेंट लेते हैं और वो बॉडी पार्ट इंश्योरेंस कंपनी को कभी इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, तो जो बॉडी पार्ट इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया गया डेट इज लेफ्ट शोल्डर, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। लेकिन जो बॉडी पार्ट इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया गया था उस बॉडी पार्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देगी। ठीक है, सो इंजर्ड बॉडी पार्ट इज इंपॉर्टेंट। जिस बॉडी पार्ट में चोट लगती है उसी को हम इंजर्ड बॉडी पार्ट बोलते हैं। और डेट of injury and date of loss is the date of the day on which patient got injured. All right, so next one is claim number. Okay, so next terminology is claim number. So basically claim number is the unique number which gets generated by the insurance company and given to the patient or the concerned party for future communication related to a specific accident. Okay, तो देखिए जब किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए क्लेम जनरेट किया जाता है। ठीक है, जब क्लेम जनरेट किया जाता है उसी टाइम पर एक यूनिक नंबर पेशेंट को प्रोवाइड करा दिया जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जो यूनिक नंबर प्रोवाइड कराया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, उसी को हम क्लेम नंबर बोलते हैं। ठीक है, एंड ओनली विद दैट नंबर इंश्योरेंस कंपनी इज एबल टू पुल आउट द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट फ्रॉम देयर रिकॉर्ड base or database. Okay, so claim number is unique to patient. Okay, it is unique to injury.
Okay, and only through that claim number insurance company is maintaining the data of that patient. Okay, तो जब कभी भी आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछती है, जैसे कि क्लेम नंबर, डेट ऑफ इंजुरी, नेम ऑफ द पेशेंट, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती है वेरीफाई करने के लिए कि आप जिस पेशेंट के लिए कॉल कर रहे हैं वो उसी पेशेंट का डेटा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो क्लेम नंबर इज वन ऑफ द बेसिक डिटेल्स ऑफ द पेशेंट थ्रू विच इंश्योरेंस कंपनी इज मेंटेनिंग द डेटा ऑफ द पेशेंट इन देयर सिस्टम। ओके, एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, ये हमारे लिए भी हेल्पफुल रहता है। हम जब इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं तो हमें उन्हें पेशेंट की डिटेल बतानी होती है। हम चाहते हैं कि हम उसी पेशेंट की इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव करें जो हमारे पास है। ठीक है, और उसके लिए आपकी क्या हेल्प करता है, क्लेम नंबर। आप क्लेम नंबर इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे और वही पेशेंट उनके पास पुल आउट होकर के आ जाएगा, वही अकाउंट उनके सामने ओपन होगा। ठीक है, so now moving to the next page, it is diagnosis code. ओके, देखिए क्लेम नंबर हमें कहाँ पे मिलेगा, एनएफ बिलर में, इस जगह यहाँ पर आपको क्लेम नंबर मिल जाएगा एनएफ बिलर में। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे क्लेम नंबर इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव ये आपसे क्लेम नंबर पूछते हैं तब आप एनएफ बिलर में इस जगह यहाँ पर जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया एरिया वहां पर आप क्लेम नंबर देख करके बता सकते हैं। इज इट ओके? ऑलराइट, मूविंग नेक्स्ट terminology is diagnosis code or ICD-10 code. ठीक है, so basically the the ICD-10 code is a system used by physician and other healthcare provider to classify and code all the diagnosis, symptoms and procedure recorded in conjunction with hospital care in United States. Okay, making it simple, देखिए यूएसए में बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम होती हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कोई डिसऑर्डर होता है, कोई डिजीज होती है, कोई सिम्टम्स हैं या फिर कोई भी डायग्नोसिस है, हर डायग्नोसिस का, हर डिजीज का, हर प्रॉब्लम का एक डायग्नोसिस कोड होता है। ठीक है, हर बीमारी को एक कोड दे दिया गया है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन लुम्बर रीजन तो उसका एक पर्टिकुलर कोड होगा। ठीक है, जैसे इस केस में हम देखते हैं, जैसे रेडिकुलोपैथी लुम्बर रीजन के लिए एक कोड है। ठीक है, डेट इज M54.16। ठीक है, इसी तरह देखिए अगर पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है, देखिए मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं। ओके, जस्ट अलाउ मी अ सेकंड। ऑलराइट, देखिए जैसे आपको पेन है लेफ्ट हैंड में, सो अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल पे ICD-10 फॉर पेन इन लेफ्ट हैंड। ओके, सो देखिए लेफ्ट हैंड में अगर पेन है तो उसके लिए भी एक कोड है। ठीक है, डेट इज M79.642। ओके, अभी इसी तरह अगर आप देखते हैं ICD-10 फॉर पेन इन लेफ्ट शोल्डर, आप लेफ्ट शोल्डर के लिए देख लीजिए, तो अगर आपको लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो उसके लिए एक और कोड है M25.512। तो देखिए आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, आपको कोई भी डिजीज है, कोई सिम्टम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस कोड होता है। ठीक है, आपको अगर राइट हैंड में पेन है तो उसका अलग डायग्नोसिस कोड होगा। लेट्स सी ICD-10 फॉर पेन इन राइट शोल्डर। तो देखिए अभी हमने देखा लेफ्ट शोल्डर के लिए क्या था, M25.512। अभी राइट शोल्डर के लिए क्या है डायग्नोसिस कोड, M25.511 फॉर पेन इन राइट शोल्डर। इसी तरह से अगर आपको आपकी बॉडी में, किसी भी पेशेंट को उसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक कोड होता है इन यूएसए। ओके, और जो डॉक्टर्स होते हैं वही डायग्नोसिस कोड वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन करते हैं। ठीक है, वही कोड प्रिस्क्रिप्शन पर या उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स में मेंशन होता है और उसी डायग्नोसिस कोड के बिहाफ पर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है। और ये डायग्नोसिस कोड आपको एनएफ बिलर में इस सब सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर से, आपको इस सब सेक्शन में पेशेंट का डायग्नोसिस कोड मिल जाएगा। ठीक है। ऑलराइट। So ICD-10 code is basically the codification of the disease, symptoms, or any particular diagnosis or procedures. Okay, so it is the codification of disease basically. Okay, and these codes are alphanumeric codes. Okay, इसमें एक नंबर भी होता है। आप यहाँ पे देखिए, आप इस कोड को देखिए जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इस कोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नंबर भी है, यहाँ पे नंबर भी है, और अल्फाबेट्स भी हैं इस कोड में। ठीक है। सो बेसिकली डायग्नोसिस कोड इज अल्फा न्यूमेरिक कोड। ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज हिकपिक कोड और सीपीटी कोड। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट is HICPIC code or CPT code. Look here. And what is it? Look, guys, as you know, we are providing the treatment to the patient. Okay. And in treatment, we are providing the therapy machines to the patient on rental and non-rental basis. Okay, so those devices are also given a code. Okay, those devices are also given a code which is known as HCPC code, HCPCS code. Okay, देखिए, अभी इस केस में हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस पेशेंट को क्या डिवाइस प्रोवाइड कराई है, लुम्बर सैक्रल ऑर्थोसिस सैगिटल कोरोनल। ओके, तो हमने ये पेशेंट को डिवाइस प्रोवाइड कराई है क्योंकि पेशेंट की बैक में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हमने पेशेंट को एक डिवाइस प्रोवाइड कराई है डॉक्टर के सजेशन पर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर, और उस डिवाइस का नाम है लुम्बर सैक्रल ऑर्थोसिस। दैट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, बट द कोड फॉर द डिवाइस विल बी L0637। ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं, डिवाइस का भी एक कोड होता है। जिस तरह एक डिजीज का कोड होता है जो आपको एनएफ बिलर में यहां पर देखने के लिए मिलेगा, उसी तरह ट्रीटमेंट यानी कि डिवाइस का भी एक कोड है। हमने क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराया, हमने डिवाइस प्रोवाइड कराई है, और डिवाइस का नाम है LSO इन शॉर्ट। ओके, बट द कोड फॉर दैट डिवाइस इज L0637। Okay, so diagnosis code is the codification of the disease. HICPIC code is the codification for the treatment or the device or the therapy machine we are providing to the patient. Okay, all right, that's good. Next part is modifier. Modifiers. Okay, now what is modifiers? So basically, modifiers tells us whether the device was provided to the patient on rental basis or it was sold to the patient, it was purchased to the patient. If RR is mentioned just next to the HICPIC code, if RR is mentioned just next to the HICPIC code, it means that the device was sold to, sorry, that the device was given to the patient on the rental basis. Okay, if if RR is just mentioned next to the HICPIC code, it means device was given to the patient on rental basis. But if NU or nothing, if NU or nothing or no modifier is mentioned just next to the HICPIC code, it means the device was purchased by the patient. Okay, so let's look at it. In NF Biller, look here. Now here you guys can see his HICPIC code. Okay, this is HICPIC code of the device. Okay, L0637, but no modifier is mentioned just next to L0637. No modifier is mentioned just next to L0637. It means this device was sold to the patient. It was purchased by the patient. Okay, so if NU or no modifier is mentioned just next to the HICPI code, it means that the device was sold to the patient. But suppose if here RR was mentioned, अगर L0637 के आगे RR मेंशन होता, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि डिवाइस पेशेंट को सोल्ड कर, सॉरी, पेशेंट को डिवाइस रेंटल बेसिस पर दी गई है। अगर यहाँ पर आर आर मेंशन होता, इट मीन्स पेशेंट को डिवाइस रेंटल बेसिस पर दी गई है। और अगर यहाँ पर एनयू मेंशन है या कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी मॉडिफायर यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट मीन्स पेशेंट को डिवाइस सोल्ड कर दी गई है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ किसी ऐसी डिवाइस का जहाँ पे आर आर मेंशन हो मॉडिफायर के आगे। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। देखिए,
अभी यहाँ पर हमने इस केस में मैंने एक नया केस ओपन किया है विद केस आईडी 1734। ठीक है। इस केस आईडी में अगर आप देखें तो हमने पेशेंट को एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया, एक डिवाइस प्रोवाइड कराई है। उस डिवाइस का नाम है सस्टेन्ड अकॉस्टिक मेडिसिन। ओके। और इस डिवाइस का जो हिकपिक कोड है वो है E1399। हमने जो डिवाइस पेशेंट को प्रोवाइड कराई है उस डिवाइस का कोड है E1399। अभी आप देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस हिकपिक कोड के जस्ट नेक्स्ट आर मेंशन यहाँ पर है। ठीक है। ये आपका हिकपिक कोड है E1399 और जस्ट नेक्स्ट टू हिकपिक कोड आर मेंशन किया गया है। What does it mean? It means that the device was given to the patient on the rental basis. The device was given to the patient on the rental basis. One more thing. Uh, Look, there is another way to identify it. Okay. So एक तो आपको मॉडिफायर से पता चल जाएगा। दूसरा, देखिए जब भी कोई डिवाइस रेंटल बेसिस पे दी जा रही है तो ऑफ कोर्स इट मींस इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द पेशेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। वहां पे एक टाइम फ्रेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम मेंशन होता है अंडर QTY क्वांटिटी सेक्शन। ठीक है। आपको यहाँ पे एक टाइम फ्रेम मेंशन मिलेगा। इट मींस दैट दिस डिवाइस दैट इज सस्टेन्ड अकॉस्टिक मेडिसिन वाज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट फॉर 14 डेज। यहाँ पर इस डेटा के अकॉर्डिंग आप जो एनएफ बिलर में देख रहे हैं, ये डिवाइस सस्टेन्ड अकॉस्टिक मेडिसिन पेशेंट को 14 डेज के लिए प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है। और जो डिवाइस का कोड है वो क्या है, E1399 डिवाइस का हिकपिक कोड। और मॉडिफायर यहाँ पे आर मेंशन है। इट मींस दैट द डिवाइस वाज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ऑन द रेंटल बेसिस। अब देखिए रेंट पे गई है तो डिवाइस का कोई चार्ज तो होगा ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पर डे रेंटल चार्ज। सो पर डे रेंटल चार्ज ऑफ द डिवाइस इज $65.77 and it is being provided for for 14 days. The device is being provided to the patient for 14 days and 1 day charge of the device is $65.77. So total amount will be $920.78। जब आप 14 की मल्टीप्लाई $65.77 से करेंगे तो आपको ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा। टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर के आएगा $920.78। ओके। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर कोई भी डिवाइस रेंटल बेसिस पर जाती है तो उसके आगे, उस डिवाइस के हिकपिक कोड के आगे आर मेंशन होता है और यहाँ पर एक टाइम फ्रेम नंबर ऑफ डेज भी मेंशन होते हैं। ऑलराइट। बट अगर हम देखें किसी ऐसी डिवाइस का कोड जो हमने सोल्ड की है तो देखिए एक हम दूसरा केस ओपन करके देखते हैं। ओके। तो अब इस केस में आगे हम देखते हैं। देखिए ये वही लास्ट केस है जो हम पहले देख रहे थे, 2146। अब देखिए यहाँ पर लुम्बर सैक्रल ऑर्थोसिस पेशेंट को प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन ये डिवाइस पेशेंट को रेंट बेसिस पे नहीं गई, ये पेशेंट को सोल्ड की गई है, पेशेंट ने परचेज कर लिया। अब ये हमें कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर हिकपिक कोड के आगे कोई भी मॉडिफायर मेंशन नहीं किया गया है। या तो यहाँ पे NU मेंशन होना चाहिए या फिर कोई भी मॉडिफायर मेंशन नहीं होगा। इट मीन्स दैट द डिवाइस वाज सोल्ड टू द पेशेंट। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, 1। यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम रेंज नहीं है। इट मीन्स दैट द डिवाइस वाज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ओनली वन टाइम। एक बार में ही पेशेंट को डिवाइस दे दी गई है। दैट इट मीन्स दैट द डिवाइस वाज सोल्ड टू द पेशेंट फॉर $844.13। I think it's clear to everyone. Okay, all right. Now, further, there are two type of bill forms. Okay, we are dealing in two type of cases. As I earlier told you, we are dealing with two type of cases. First one is workers' compensation and second one is no fault. Okay, so the bill form. Look, I am talking about bill form, not bills. Here, particularly, I am talking about bill forms. So the bill form of no fault is known as NF3. Look here. The bill form of no fault is known as NF3 and it consists of 3 pages. Okay. In the same manner, the bill form of workers' compensation WC case is known as CMS 1500 or HICFA 1500 and it consists of the 2 pages. Okay, so we need to conclude from here the bill form of an no fault consists of 3 pages and bill form of WC consists of 2 pages. Okay, so let's see in detail. Okay, what is NF3? Look,
Basically, NF3 is a bill form which is used by medical service provider. And who is the medical service provider? We are the medical service provider because we are providing some sort of the device, some sort of the treatment to the patient. So we are providing medical services to the patient. So we are medical service provider, or you can say we are durable medical providers, DMAs. Okay, so NF3 is a bill form which is used by medical service providers for no fault cases. Okay, in order to submit the charges to the insurance company for services given to the patient. Okay, so basically, with the help of NF3 bill form in no fault cases, we are telling insurance company, we are letting them know that we provided this kind of service to the patient, we provided this device to the patient. Okay, and the total amount of our service is going to be this much amount. ओके, तो हम उस बिल फॉर्म में, जो हम नो फॉल्ट में बिल फॉर्म यूज करते हैं, उस बिल फॉर्म में हम पेशेंट की सारी बेसिक डिटेल्स मेंशन करते हैं। उसमें हम चार्जेस भी अपने मेंशन करते हैं, डिवाइस का नेम उसमें हम मेंशन करते हैं, सब कुछ उसमें मेंशन किया जाता है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ बिल फॉर्म्स वी आर टेलिंग इंश्योरेंस कंपनी दैट दिस वाज द सर्विस एंड दिस इज द टोटल अमाउंट दैट वी आर चार्जिंग ऑन यू फॉर आवर सर्विसेज given to the patient. In the same manner, CMS 1500 is used for WC cases. WC cases में हम CMS 1500 का यूज करते हैं और no fault cases में हम NF3 का यूज करते हैं। So, what is CMS 1500? This is a bill form which is used by medical service providers in workers' compensation cases in order to submit the charges to the insurance company for services given to the patient. Okay. NF3 नो फॉल्ट केसेस में हम NF3 का यूज करते हैं, WC केसेस में हम CMS 1500 और HICFA 1500 का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि हम इंश्योरेंस कंपनी को बता दें कि हमने पेशेंट को ये सर्विस प्रोवाइड कराई है, इस डेट ऑफ इंजरी के लिए हमने सर्विस प्रोवाइड कराई है और हमारा टोटल चार्ज इतना है, आपको इतना अमाउंट हमें पे करना है। ठीक है, ऑलराइट। सो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार बिल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, ये केस टाइप है WC, ठीक है, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन का केस है। इवन देन हम एक बार बिल फॉर्म देख लेते हैं, बिल फॉर्म किस तरह से होता है। ठीक है, सो हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ गए और डॉक्यूमेंट सेक्शन में आके हम पेशेंट का बिल फॉर्म ओपन कर लेते हैं। ओके, so this is the bill form of the patient. Let me download it so we can review it properly. इसे अच्छे से हम देख पाएंगे। Okay guys, look, लुक है। सो दिस इज द WC बिल फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बिल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये WC का बिल फॉर्म है, WC का बिल फॉर्म है। अब मैंने आपको बताया था, WC के बिल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, CMS 1500 और HICFA 1500, जो कि आपको लेफ्ट टॉप पर देखने को मिल जाएगा। इससे आप इसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर 1500 मेंशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप राइट साइड में देखिए, राइट कॉर्नर पे आपको WCB नंबर का एक सेक्शन कॉलम मिलता है और उसके नीचे इंश्योरेंस कंपनी का नाम और उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, एंड दैट शुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, सही इंश्योरेंस कंपनी का नाम और सही इंश्योरेंस कंपनी का एड्रेस मेंशन होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट मेलिंग एड्रेस एंड करेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज नेम। देयर आफ्टर you can see the claim number. Okay, क्लेम नंबर इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, देखिए अभी जो क्लेम नंबर होगा ये आपका मैच करेगा NF बिलर से। देखिए NF बिलर में देखिए क्या क्लेम नंबर है, A00507375। और अब आप यहाँ पे देखिए A00507375, दोनों क्लेम नंबर आपस में मैच होना चाहिए। ओनली देन इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग द करेक्ट बिल फॉर्म एंड करेक्ट क्लेम नंबर फॉर द पेशेंट। अगर मिस मैच है तो वेरीफाई कीजिए और बिल फॉर्म में सही क्लेम नंबर मेंशन करिए। ठीक है,
at the time of resubmission. Just next to claim number, here you will find the name of the patient. Okay, patient का नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है, look here, name of the patient is mentioned here. Now here you will found the name of the insurance company. आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी देखने के लिए मिलेगा. आपकी इंश्योरेंस कंपनी और जो एनएफ बिलर में इंश्योरेंस कंपनी है दोनों मैच होनी चाहिए. ऑलराइट, नेक्स्ट टू इट यू विल फाउंड दी डेट ऑफ एक्सीडेंट. आपको यहाँ पर डेट ऑफ एक्सीडेंट भी देखने के लिए मिलेगी बिल फॉर्म पर. ओके, सो बेसिकली from here we are concluding that through bill form we are telling insurance company about the basic details of the patient, okay, and the charges that we are charging on the insurance company for our services. ठीक है, तो अभी तक हमने basic details देख ली हैं. ओके, मूविंग नेक्स्ट. यहाँ पर इस सेक्शन में आपको डायग्नोसिस कोड मेंशन मिलेंगे. ठीक है, आप पेशेंट के जो भी डायग्नोसिस था उसके कोड आपको यहाँ पर मेंशन मिलेंगे. देखिए जैसे यहाँ पे M54.16 मेंशन है, यहाँ पर S39.012 ए मेंशन है. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कोड्स मेंशन है, सिर्फ इनकी एक्सप्लेनेशन मेंशन नहीं है. तो जब आप कभी रिसबमिशन बनाएंगे, अपना बिल रिसबमिट करेंगे या फिर आप रिकंसिडरेशन बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर इन कोड्स की एक्सप्लेनेशन भी मेंशन करनी होगी. इट्स मस्ट एंड मैंडेटरी. Okay, so whenever you are creating reconsideration or resubmission for the patient and you are submitting it to the insurance company, you need to make it sure that you have mentioned the explanation of the diagnosis code, okay, in the bill form. Just next to the diagnosis section, there is one more section, that is डेट ऑफ सर्विस. ओके, अब इसका देखिए क्या मीनिंग है. इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमने पेशेंट को सर्विस कब प्रोवाइड कराई, किस डेट से लेके किस डेट तक प्रोवाइड कराई है हमने पेशेंट को सर्विस. तो हमने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराई है 9/1/2023 से लेकर के 9/1/2023 तक. ऑलराइट, सरप्राइज्ड कि यहाँ पे सेम डेट क्यों है? यहाँ पे तो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए. वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पेशेंट फॉर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स, राइट. बट you guys might have forgot that we provided this device to the patient ऑन नॉन रेंटल बेसिस. हमने ये डिवाइस यहाँ पे रेंट पे प्रोवाइड नहीं कराई है, ये हमने पेशेंट को सेल कर दिया है, ये पेशेंट ने परचेज कर लिया डिवाइस यहाँ पर. ठीक है, देखिए यहाँ पे ना तो कोई मॉडिफायर है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हिकपिक कोड के आगे मॉडिफायर मेंशन है, डेट इज RR, तभी ये माना जाएगा कि पेशेंट को जो डिवाइस है वो रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड कराई गई है. बट यहाँ पर कोई भी हिकपिक कोड मेंशन नहीं है. इट मीन्स पेशेंट को डिवाइस डायरेक्ट सोल्ड कर दी गई है, पेशेंट ने डिवाइस परचेज कर ली है. ठीक है, बट अगर यहाँ पे NU होता तो NU का मतलब भी वही होता कि पेशेंट ने डिवाइस परचेज कर ली है. ठीक है, अब पेशेंट ने डिवाइस परचेज कर लिया तो वो एक टाइम फ्रेम के लिए तो परचेज करेगा नहीं. अब उसने एक बार परचेज कर ली मीन्स फॉर द लाइफ टाइम उसने परचेज कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, एक ही डेट, सिंगल डेट मेंशन है. ठीक है, जस्ट नेक्स्ट टू date of service you will found place of service. And what is place of service? Look guys, we are dealing in two type of place of service. First place of service is 11 and second date of service is 12. अगर यहाँ पर place of service 11 mention होता, it means patient took the device from doctor's office. Okay, patient खुद से ही डिवाइस डॉक्टर ऑफिस से लेकर के गए हैं. ओके, हमारे किसी डिलीवरी एजेंट ने या डिलीवरी पर्सन ने डिवाइस डिलीवर नहीं की पेशेंट को, वो खुद से लेकर के गए हैं. बट नाउ हियर द प्लेस ऑफ सर्विस इज 12. इट मीन्स आवर टेक्नीशियन और आवर डिलीवरी पर्सन डिलीवर्ड दिस डिवाइस टू द पेशेंट. ठीक है, हमने ये डिवाइस पेशेंट को प्रोवाइड कराई है. ठीक है, ये डिवाइस हमने पेशेंट को खुद प्रोवाइड कराई है, हमारे टेक्नीशियन या हमारे डिलीवरी एजेंट ने उनके घर जाकर के ये डिवाइस प्रोवाइड कराई है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हिकपिक कोड. यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में हिकपिक कोड मेंशन होगा. देन मॉडिफायर, मॉडिफायर इज NU, NU यहाँ पर मॉडिफायर है. आपको मैंने बताया था NU का मतलब होता है कि पेशेंट को डिवाइस डायरेक्ट सेल कर दी गई है. ठीक है, नेक्स्ट इज द चार्जेस. ठीक है, जो हम चार्ज इंश्योरेंस कंपनी पे कर रहे हैं, हम कितना चार्ज कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी पे? $686.57. And next is number of units. We are charging for one unit only because we sold the device to the patient. And next is NPI code. Okay.
So these are the basic information that we are providing to the insurance company while charging for our services. ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, पेशेंट की बेसिक डिटेल्स और हमने क्या सर्विस प्रोवाइड कराई है, किस पर्टिकुलर डायग्नोसिस के लिए या फिर आप कह सकते हैं किस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, किस डिजीज के लिए हमने सर्विस प्रोवाइड कराई है, वो भी हम मेंशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ बता दिया है बिल फॉर्म के थ्रू, दैट वी प्रोवाइडेड द सर्विस टू द पेशेंट ऑन दिस डेट, आवर टेक्नीशियन डिलीवर्ड द डिवाइस टू पेशेंट्स हाउस, दिस इज द डिवाइस और दिस इज द code of the device that we provided to the patient. The nature of the device was purchasable, it was sold to the patient, it was purchased by that patient. Okay, and the total charge that we are charging on you guys is $686.57 for one unit. Okay, we are telling them that we are charging on you for $686.57. Okay, okay, all right. So one more thing here, pointer, diagnosis pointer. What is diagnosis pointer now? Look here, you can see in pointer section there is mentioned A and B, A comma B. ओके, इट मीन्स कि जो पेशेंट की डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस वाले कॉलम में ए और बी पॉइंटर में मेंशन है। लुक हेयर, लुक इन कॉलम ए, यहाँ पर कॉलम ए में पेशेंट की डायग्नोसिस मेंशन है, इसी तरह कॉलम नंबर बी में भी पेशेंट की डायग्नोसिस मेंशन है। तो यहाँ पे ये पॉइंटर बताता है कि पेशेंट का डायग्नोसिस हमने कहाँ पर मेंशन किया है, पेशेंट की डिजीज के बारे में हमने किस जगह मेंशन किया हुआ है अपने बिल फॉर्म में। तो हमने पेशेंट की डिजीज के बारे में कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर। ओके, इन कॉलम, इन सेक्शन नंबर 21। ओके, लुक हियर, सेक्शन नंबर 21 में हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर जो एक सेक्शन है, कॉलम है 21, उसमें हमने पॉइंटर ए और पॉइंटर बी में पेशेंट की डिजीज के बारे में मेंशन किया है। ओके, मूविंग नेक्स्ट, इट इज साइंड बाय द ओनर ऑफ द DME provider. Okay, it is the, he is the owner of the company. ओके, जो कंपनी डिवाइसेस प्रोवाइड करा रही है पेशेंट को, उस कंपनी के ओनर ये हैं जिनके साइन यहाँ पर होने जरूरी हैं। अगर इनके साइन यहाँ पर हैं, ओनली देन इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड बिल फॉर्म। ओके, तो जब कभी भी आप अपना रिसबमिशन बना रहे हैं या रिकंसिडरेशन बना रहे हैं, प्लीज मेक इट श्योर कि आपके बिल फॉर्म पर ओनर के सिग्नेचर होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इस सेक्शन में। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको यहाँ पर भी डिटेल में बताई गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करना है अपनी रिसबमिशन, फाइनल सबमिशन से पहले या रिकंसिडरेशन भेजने से पहले। ठीक है, मेल आउट करने से पहले, फैक्स करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई कर लेनी है। ठीक है, सो दिस इज पेज 1 ऑफ WC bill form. I told you that in WC bill form there are two pages. So we have seen only first page, and on the second page of WC bill form there is nothing, only some sort of guidelines are mentioned, so don't worry about them. Okay, so these are the two pages of the bill form. Okay, so till now we have reviewed bill form of the WC cases. Okay, next one is date of service. Okay, so the date of service is the date of the day on which our technician delivered the therapy machine to patient. Okay, जिस दिन हमारा टेक्नीशियन पेशेंट को डिलीवरी थेरेपी मशीन प्रोवाइड करा करके आए हैं, उस डेट को हम डेट ऑफ सर्विस कहते हैं। ओके, द डेट ऑफ सर्विस is the specific date on which a patient has been given medical treatment or device. ठीक है, मान लीजिए आज का डेट है February 24 ऑफ 2024। अगर आज हमारा कोई टेक्नीशियन पेशेंट को कोई थेरेपी मशीन प्रोवाइड करा करके आते हैं, तो हमारी डेट ऑफ सर्विस क्या होगी, February 24 of 2024। Okay, so basically it is the date of the day on which any kind of service or treatment is being given to the patient। Okay, और आपको ये NF बिलर में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बिल्ड अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको NF बिलर में डेट ऑफ सर्विस देखने के लिए मिलेगा। अभी और भी जगह मैं आपको बिल नंबर 1 की डिटेल्स में दिखा देता हूँ। देखिए,
यहाँ पर तो आपको डेट ऑफ सर्विस देखने के लिए मिलेगी, और बिल डिटेल्स में भी आपको इस जगह डेट ऑफ सर्विस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम डेट ऑफ सर्विस मेंशन करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। So we will be discussing about other terminologies in next part. Okay. All right, guys. Thank you.